हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 और उसके आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक मैंने इस एक्सरसाइज के 14 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब है जिसके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया गया है पेनल्टी फॉर डिलेइंग द वर्क। इसका मतलब क्या है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है अगर आप काम को सर्टेन डेट के बाद करते हो कंप्लीट तो यहाँ पे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये पेनल्टी आपको यहाँ पे बताई गई है ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर सेकेंड डे एंड ₹300 फॉर थर्ड डे। इसमें बोला गया है कि अगर आप काम को एक दिन लेट करते हो तो आपको 200 पे करना पड़ेगा, और अगर आप काम को 2 दिन लेट करते हो तो आपको पहले दिन 200 रुपए देने पड़े थे, ₹200, सेकेंड डे आपको 250 देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि पहले दिन से आपको ₹50 ज्यादा देने पड़ेंगे सेकेंड डे के लिए, और 300 फॉर थर्ड डे। इसका क्या मतलब है कि आपको सेकेंड डे से ₹50 ज्यादा देने पड़ेंगे थर्ड डे। यहाँ पे आपको दिया है द पेनल्टी फॉर सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। जो मैंने आपको भी बताया है कि अगर आप फर्स्ट डे लेट करते हो तो 200 पे करना पड़ेगा और सेकेंड डे आप 250 पे करोगे। दैट मीन्स पहले दिन से ₹50 आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, और ऐसी आप अगर थर्ड डे पे करते हो तो आपको सेकेंड डे से ₹50 ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है पेनल्टी। तो आपसे पूछा गया है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 डे डिले करता है काम, उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा या कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन दी थी हमने यहाँ पे लिख ली है। तो पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे ₹200, पेनल्टी फॉर सेकेंड डे ₹250, पेनल्टी फॉर थर्ड डे ₹300। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया था। तो ये एक एपी है क्योंकि फर्स्ट डे से सेकेंड डे में जो कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी पे करनी पड़ रही है वो कितनी करनी पड़ी है, ₹50 एक्स्ट्रा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक एपी फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये एक एपी बनाएगी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को फर्स्ट डे 200 पे करना पड़ा है, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300। ठीक है, तो अगर ये एक एपी है तो आपको पता है कि एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब सभी के बीच में डिफरेंस सेम आता है। तो हम निकाल लेते हैं। तो आप देखोगे अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 250 माइनस 200, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 50। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 50। ठीक है, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू है। अगर आप 300 में से 250 को माइनस करोगे तब भी कितना आंसर आएगा, 50। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 50। तो ये आपकी एक एपी होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोला है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो काम को पूरा करने में 30 डे डिले करता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें SN फाइंड करना है। और ये जो 30 आपको दिया है ये एक्चुअल में N की वैल्यू है कि कितने दिन उसने काम लेट किया, 30 डेज लेट किया। इसका मतलब है हमारे पास N की वैल्यू है, कितनी है, N = 30। ठीक है, और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है SN। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। और आप देख सकते हो अगर हमें यहाँ पे SN फाइंड करा तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, और SN के फॉर्मूले में A भी आता है आपका A1। तो आपको पता है अगर ये AP है तो ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म। A1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 200। तो अब हमें यहाँ पे सम फाइंड करना है। सम कितने दिन का फाइंड करना है, 30 डेज का। तो यहाँ पे N की वैल्यू 30 डे है, 30 डे दी है। अब हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो सम का फॉर्मूला होता है SN = N/2 2A1 + N-1 D। ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। N की वैल्यू हमें 30 दी है तो हम यहाँ पे N की वैल्यू 30 लिख लेते हैं। तो S30 = 30/2 2 मल्टीप्लाई A1 की वैल्यू हमारे पास 200 है तो हम यहाँ पे 200 लिख लेते हैं, प्लस N की वैल्यू 30 है, -1, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो आप देख सकते हो 30 और 2 ये दोनों ही किससे डिविजिबल है, 2 से। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 × 1 = 2,
2 1 जा 2, यहाँ कितना बचेगा 1, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 2 5 जा 10, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आई है 15। अंदर के टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4, और ये पीछे 2 0 है, इसका मतलब 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। देन प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई 15। इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं, तो 15 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, हम ब्रैकेट के अंदर के टर्म सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 प्लस 5 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 9 से कितना होता है 45, यहाँ कितना बचेगा 4, 5 2 जा 10, 10 में 4 प्लस करो कितना आ जाएगा 14। अभी हमने ये 0 मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे 15 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, अंदर के टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 में आप 0 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 में आप 0 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 5, 4 में आप 4 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 8, और ये 1 के आगे यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 1 को हम एज इट इज लिखेंगे। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, आप 0 को छोड़ दो, आप 15 को 185 से मल्टीप्लाई करो, तो 15 का टेबल 5 बार पढ़ोगे, तो 15 5 से कितना होता है 75, ठीक है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 8 से कितना होता है 120, 120 में 7 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 127, और 7 आपका यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15, और 15 में हमें 12 प्लस करना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27। तो हमने यहाँ पे 185 को मल्टीप्लाई किया था 15 से, तो हमारा आंसर ये आया था। अभी हमने ये 0 नहीं लगाया है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा पीछे 0, तो इसमें हमारा 0 भी आ जाएगा। तो आपने देखा हमारे पास 27,750 वैल्यू आई है, और ये जो वैल्यू आई है ये S30 की आई है। तो हमारे पास S30 की वैल्यू आई है 27750। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर को 30 डेज डिले करने के बाद पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 27,750। तो इतना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ेगा एज पेनल्टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ₹27,750 एज पेनल्टी। समझ में आ गया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कोई स्कूल है जिसमें कैश प्राइजेस दिए जा रहे हैं स्टूडेंट को उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 700 मनी है जिसका यूज हमें 7 कैश प्राइजेस में करना है, और ये प्राइजेस स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो आपसे बताया गया यहाँ पे कि हर एक प्राइस अब पहले वाले प्राइस से 20 लेस देन है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, ठीक है। तो हमें हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो टोटल सम ऑफ मनी, तो टोटल मनी यहाँ पे कितना है 700 रुपीज, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है पहले हर प्राइजेस की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट बी द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट कितनी होगी X रुपीज, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट कितनी है X रुपीज, और फिर हम सेकंड की भी निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस। तो सेकंड प्राइस की कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको यहाँ पे बताया गया है कि नेक्स्ट जो कॉस्ट है वो प्रीसीडिंग कॉस्ट से 20 लेस है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो सेकंड प्राइस की कॉस्ट होगी वो फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट से 20 लेस होगी, मतलब कम होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइस जो है उसकी कॉस्ट कितनी X, तो सेकंड की कितनी होगी फर्स्ट से 20 लेस, और लेस का मतलब होता है माइनस, तो X माइनस 20, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस, तो थर्ड प्राइस की कॉस्ट कैसे पता चलेगी हमें, इसके पहले वाली कॉस्ट कौन सी है सेकंड, तो सेकंड प्राइस से कितनी कम होगी थर्ड वाली 20 लेस। तो इसका क्या मतलब है X माइनस 20 और फिर लेस होगी इसमें 20, ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी क्या है सेकंड प्राइस की कॉस्ट है, और थर्ड प्राइस की कैसे मिलेगी
सेकंड प्राइस की कॉस्ट में से जब 20 हम लेस करेंगे तो थर्ड प्राइस की कॉस्ट यहाँ पे हमें मिलेगी। तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना हो जाएगा, x माइनस ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। तो थर्ड प्राइस की कॉस्ट कितनी है, x माइनस 40। तो ये आपकी एक्चुअल में एक एपी बन गई है। तो एपी हमारी यहाँ पे क्या आई है, फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट कितनी है x, फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट कितनी है x, सेकंड की कितनी है x माइनस 20 और थर्ड की कितनी है x माइनस 40। ठीक है, तो ये एक एपी बन गई है। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे अभी प्राइस की कॉस्ट फाइंड करनी है। टोटल यहाँ पे कितने प्राइजेस है 7, तो हमें यहाँ पे 7 प्राइजेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हमने यहाँ पे 3 लिखी है, सिर्फ 3 प्राइजेस की वैल्यू लिखी है। ऐसे आपकी यहाँ पे टोटल कहां तक जाएगी 7 तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें सम ऑफ मनी दिया है, तो यहाँ पे 700 हमें यहाँ पे दिया है। तो सम ऑफ मनी जो यहाँ पर है 700 वो कितने प्राइजेस का है, वो हमें कितने प्राइजेस का दिया है 7 प्राइजेस का। तो 7 प्राइजेस का कितना मनी है यहाँ पे सम 700। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 7। आपको पता है कि ये एक एपी है, तो ये आपकी क्या होगी फर्स्ट टर्म। तो a1 हमारे पास कितनी है x, और हम डी भी फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है x माइनस 20 और फर्स्ट टर्म क्या है x, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे x ये है, x ये है, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी -20। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। और हमारे पास सम तो दिया है, तो ये सम हमें कितने प्राइजेस का दिया है 7। तो इसका मतलब S7 की वैल्यू हमें कितनी दी है 700। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है, हमारे पास a1 की वैल्यू है, d की वैल्यू है, और हमारे पास S7 की वैल्यू है सम की। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1d। ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सम हमें कितना दिया है 700। और आप यहाँ पे देख सकते हो n की वैल्यू कितनी है 7, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं S7 इज इक्वल टू 7/2। a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है x, तो 2x प्लस n की वैल्यू हमारे पास 7 है -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा d की वैल्यू हमारे पास कितनी है -20, तो हम यहाँ पे -20 लिख देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो S7 हमारे पास कितना है 700। तो यहाँ हम लिख देते हैं 700 इज इक्वल टू 7/2, ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को हम लिख देते हैं 2x प्लस 7 - 1 कितना होगा 6, और ये ब्रैकेट और ये बाहर के टर्म आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिख देंगे। और d हमारे पास कितना है -20। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, और हमने यहाँ पे x क्या है कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो 7/2 है, इसमें जो ये 2 है ये पूरे इस ब्रैकेट से नीचे है, इसका मतलब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा 700 × 2। ठीक है, आप देख सकते हो इस ब्रैकेट के साथ है, इसका क्या मतलब है ये जो 7 है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपॉन में 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने टर्म हटा दी है, अब हमारे पास ये टर्म बची है, तो इसको हम लिख देते हैं 2x। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 2 = 12। ठीक है, और ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। तो अभी हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो जब हमने इसको से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा कितना आएगा माइनस में, हमारा आंसर यहाँ पे आएगा -120। तो इधर हम इस टर्म को सॉल्व कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 700 है और नीचे 7 है, ये दोनों 7 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 7 1 = 7, 7 1 = 7। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है और इसके साथ 2 0 × 2 इज इक्वल टू 2x। अब आप देख सकते हैं ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 120। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200 इज इक्वल टू 2x - 120। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सारे नंबर्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 120 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा 200 + 120 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो 200 में 120 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 320 इज इक्वल टू 2x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 जो है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 320/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं 2 के टेबल से। 2 1 = 2, 2 1 = 2, यहाँ पे कितना बचेगा 1, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 12 हो गया, 2 6 = 12। तो कितना आ गया यहाँ पे
16 और ये साथ में 0, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है 116 और x क्या था कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस, तो हमारे पास फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट कितनी आई है 116, तो ये क्या है कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस। ठीक है, अब हम ऐसी कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस हमने ऊपर लिखा था कितना x माइनस 20, x की वैल्यू कितनी आई है 160, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 160, x की जगह पे हमने 160 लिख दिया और उसमें से हम क्या करेंगे 20 को माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा 140। हमें क्वेश्चन में ये बताया था कि नेक्स्ट प्राइस होगा वो पहले प्राइस से 20 लेस होगा, तो आप देख सकते हो अगर फर्स्ट प्राइस 160 है तो सेकंड प्राइस क्या होगा 160 से 20 लेस होगा, तो आप देख सकते हो कितना आया है 140, तो ऐसे ही हम थर्ड प्राइस का कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस। ठीक है, तो थर्ड प्राइस का कॉस्ट कितना होगा सेकंड प्राइस से कितना कम होगा 20 लेस, तो सेकंड प्राइस कितना है 140, उसमें से कितना लेस कर देंगे हम 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 120, ये थर्ड प्राइस का कॉस्ट है। अब हम ऐसे निकाल देंगे फोर्थ प्राइस का कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ फोर्थ प्राइस, तो फोर्थ प्राइस का कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, इसके पहले वाली प्राइस क्या है थर्ड, तो हम थर्ड प्राइस में से 20 माइनस कर देंगे, तो थर्ड प्राइस कितना है 120, उसमें से कितना कम करना है हमें यहाँ पे 20, तो लेस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 100। ऐसे ही हमें कितने प्राइस का कॉस्ट निकालना है टोटल 7 प्राइस का, तो हम 7 प्राइस की कॉस्ट यहाँ पे निकालते हैं, तो हमने फोर्थ प्राइस की कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाल दी है, अब हम फिफ्थ प्राइस की कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ फिफ्थ प्राइस, तो ये कैसे आएगा फोर्थ प्राइस की कॉस्ट में से हम 20 माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि आपका जो प्राइस है वो अपने पहले वाले प्राइस से कितना कम होगा 20 लेस होगा, तो 20 लेस होगा प्रीसीडिंग प्राइस से, तो यहाँ पे फोर्थ प्राइस कितना है 100, तो हम यहाँ पे फिफ्थ निकालना चाहते हैं, तो 100 में से हम 20 लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 80। अभी तो हमने फिफ्थ की निकाली है, अब हमें सिक्स की भी निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ सिक्स्थ प्राइस कितना आएगा, फिफ्थ प्राइस की कॉस्ट में से हम 20 लेस कर देंगे, तो फिफ्थ प्राइस की कॉस्ट 80 आई थी, उसमें से हम 20 लेस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेवेंथ प्राइस, तो कॉस्ट ऑफ सेवेंथ प्राइस, तो ये कैसे आएगा सिक्स प्राइस की कॉस्ट से हम 20 लेस कर देंगे, तो सिक्स प्राइस की कॉस्ट कितनी थी 60, उसमें से हम 20 लेस करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 40, तो ये हमारे सेवेंथ प्राइस की कॉस्ट आ गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे प्राइजेस की कॉस्ट फाइंड कर ली है, हमारे पास सारे प्राइजेस की कॉस्ट आ गई है, तो सारे प्राइजेस की कॉस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40, ये टोटल 7 प्राइस की कॉस्ट फाइंड कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि किसी स्कूल में स्टूडेंट ने सोचा ट्रीज को प्लांट करने के लिए स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ, क्या करने के लिए, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि हर क्लास का हर एक सेक्शन उतने ही ट्री प्लांट कर सकता है जिस क्लास में वो पढ़ता है। ठीक है, तो इसको आइए हम और अच्छे से समझते हैं। सो यहाँ पे आपको दिया है दैट इज अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल बी प्लांट 1 ट्री। क्लास फर्स्ट का हर एक सेक्शन सिर्फ 1 ट्री प्लांट करेगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, ठीक है, और वो किसी भी सेक्शन का हो, सिर्फ वो 1 ट्री प्लांट करेगा। अ सेक्शन ऑफ सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज। इसका क्या मतलब है, क्लास सेकंड में अगर कोई बच्चा पढ़ता है और वो किसी भी सेक्शन का हो तो सिर्फ वो 2 ट्री प्लांट करेगा। और ऐसी क्लास 12 का हर एक सेक्शन सिर्फ कितने ट्री प्लांट करेगा, 12 ट्री प्लांट करेगा। ठीक है, सो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्लास फर्स्ट से लेके 12 तक में सभी में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, और आपसे पूछा गया है कि स्टूडेंट कितने ट्रीज प्लांट करेंगे। समझ में आ गया आपको ये? हम सारी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेक्शंस की, क्लासेस की, ठीक है, तो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे है स्कूल में। तो अगर हम बात करते हैं क्लास फर्स्ट में, अभी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी हर एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शंस। तो क्लास फर्स्ट में भी 3 सेक्शंस है, क्लास सेकंड में भी 3 सेक्शंस है, क्लास थर्ड में भी 3 सेक्शंस है। ऐसी क्लास 12 और क्लास 7 और जितनी भी आपके बीच में क्लासेस है यहाँ पे सब में कितने सेक्शंस है, 3। तो अगर सेक्शन ए क्लास फर्स्ट का है, ठीक है, इसका मतलब कितने ट्रीज प्लांट कर सकता है वहां पे, 1। ऐसे अगर सेक्शन बी क्लास फर्स्ट का है, वो भी कितने प्लांट कर सकता है, जिस क्लास का वो है, दैट मीन्स फर्स्ट क्लास। सेक्शन सी क्लास फर्स्ट का है तो कितने करेगा यहाँ पे, 1, ठीक है। ऐसी सेक्शन ए अगर क्लास सेकंड का है तो टोटल 2 ट्रीज प्लांट करेगा, और सेक्शन बी अगर सेकंड क्लास का है दैट मीन्स ये भी 2 करेगा, क्योंकि जिस क्लास का वो सेक्शन है उतने ही ट्री यहाँ पे प्लांट हो सकते हैं। और सेक्शन सी इसका मतलब क्या होगा, 2। अगर हम थर्ड क्लास की बात करें, अगर सेक्शन ए थर्ड क्लास का है तो वहां पे कितने ट्री प्लांट होंगे, 3। सेक्शन बी अगर थर्ड का है तब भी 3 होंगे, सेक्शन सी है तब भी थर्ड होंगे। मतलब किसी भी क्लास का हर एक सेक्शन सिर्फ उतने ही ट्री प्लांट कर सकता है जिस क्लास का वो सेक्शन है, ठीक है। तो अगर हम ऐसी 12 की बात करते हैं, सेक्शन ए 12th क्लास का, इसका मतलब 12 प्लांट कर सकता है। सेक्शन बी भी कितना प्लांट करेगा, 12। सेक्शन सी भी कितना करेगा, 12, ठीक है। अब हम यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं कि क्लास फर्स्ट के सारे सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेंगे। तो कितने ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, 3। क्लास सेकंड के सारे सेक्शंस कितने प्लांट कर रहे हैं, इन सबको हम प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6। क्लास थर्ड के कितने प्लांट करेंगे, तो इन सबको प्लस करेंगे हम तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। क्लास 12 के कितने करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है। तो ये आपका टोटल आया है सभी क्लासेस का जो ट्रीज को प्लांट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। तो ये जो नीचे टोटल आया है यही हमारी क्या होगी, एपी। इसी से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं यही हमारी क्या होगी, एपी। एपी क्या आई है, 3, 6, 9 और 36। तो हम चेक कर लेते हैं ये एपी है या फिर नहीं है। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे अगर डी फाइन करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, तो 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखते हो 9 - 6 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3। यहाँ पे भी डी आपका कितना आ रहा है, 3, ठीक है। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे फोर्थ टर्म होगी, अगर आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करोगे तभी आंसर कितना आएगा, 3। इसका मतलब ये एपी है। तो अगर एपी है तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई कितनी, 3। अब हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है, यहाँ से हम A1 भी निकाल सकते हैं। A1 कितना है, 3, ठीक है। और आप देख सकते हो ये लास्ट टर्म है क्योंकि टोटल सेक्शन कितने हैं, 12। तो ये आपका लास्ट टर्म की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये क्या है, AN। कितनी वैल्यू दी है आपको, 36। और आपको बोला गया यहाँ पे, आपको एक क्वेश्चन में दिया है कि टोटल हमारे पास कितनी क्लासेस है, 12। इसका मतलब क्या है, हमें N की वैल्यू यहाँ 12 दी है। हमें टोटल 12 क्लासेस के सारे सेक्शंस के जितने भी बच्चे हैं, जब वो ट्रीज को प्लांट करेंगे तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे, यही हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें सम निकालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सम। तो हमें यहाँ पे SN की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है तो हम वही यूज कर लेंगे। SN कितना होता है हमारे पास, SN का फॉर्मूला होता है SN = N/2। और यहाँ पे हमें AN की वैल्यू भी दी है और A1 की वैल्यू दी है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सम का जिसमें ये दोनों वैल्यूज आती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A1 + AN, ठीक है। तो अब हम यहाँ निकाल लेते हैं N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12। तो N की जगह पे हम लिख दिया हमने यहाँ पे 12। अब A1 की वैल्यू कितनी है, 3, और AN की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 36। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो आप देख सकते हो 12 और 2 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 1 2, 2 6 12। तो हम हमारे पास आई वैल्यू 6। अंदर के टर्म को हम प्लस कर लेते हैं, तो 36 में अगर हम 3 प्लस करेंगे कितना आएगा, 39। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 6 9 कितना होता है, 54। यहाँ पे कितना आएगा, 5। 6 3 18, 18 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23। इसका क्या मतलब है, हमारे पास S12 की वैल्यू कितनी आई है, 234। तो हमारे पास सम की वैल्यू आ गई है, ये आई है 234। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास फ्रॉम 1st to 12 इज 234। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।